नमस्कार। पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं जो कि आने वाले सीटेट में और टीजीटी, पीजीटी इन सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए रामायण, बाइबल, कुरान का काम करती है। बिना इसको पढ़े आपकी नैया पार नहीं होती है। और ये भी जानिए कि जो भी क्वेश्चन अगर डिस्प्यूटेड है और एनसीईआरटी से उठाया गया है तो वो आंसर उसका कौन सा मान्य होगा? एनसीईआरटी का ही मान्य होगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ लें, क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से उठाया गया है तो वही आंसर उसका जो है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी ही होती है। तो एनसीईआरटी को आप कतई भी स्किप नहीं कर सकते हैं और इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लेकर आए हैं ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके छूटे ना और आंसर आप सटीक दे पाए वहां पर। ऐसा नहीं कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में उलझ के रह जाएं और आपके नंबर कटें। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि इसमें हमने जैसे पीजीटी लेवल में और कभी कभी टीजीटी में एनसीईआरटी से ऊपर पूछता है, पीजीटी में तो पूछता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करके पूछता है। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए भी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के यहाँ पर बताया है, पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से उठाऊंगी तो थोड़ा उसके डेप्थ में जाकर के उसका लेवल अप करके बताऊंगी ताकि वो पीजीटी और टीजीटी में काम आ जाए। सीटेट वालों की जरूरत नहीं होती है, सीटेट वाले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जाएं, वही उनके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर एनसीईआरटी उन्होंने रट ली तो फिर जरूरत नहीं होती है किसी और चीज की। तो चलिए देखेंगे। और इसमें कलर अलग रहेंगे, जो एनसीईआरटी से हैं वो कलर्ड होंगे, जो एनसीईआरटी के बाहर होंगे वो कलर में नहीं होंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ टीजीटी पीजीटी का सिलेबस यदि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेक करें। सारी वीडियोस लगी हुई हैं जहां से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोर्स वीडियोस भी लगे हैं और प्रैक्टिस वीडियोस भी लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आम सभा के बारे में। कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की थी, आज उसके 6 अंगों की हम बात करेंगे। तो देखते हैं, मेन पॉइंट ही देखेंगे। आम सभा, इसमें होते हैं 193 सदस्य होते हैं और तो यहाँ पर कितने सदस्य देश होते हैं? 193 सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। सभी को एक समान मत है। जितने भी यहाँ पर सदस्य देश होते हैं, जो सदस्य होते हैं इस आम सभा में, तो कितने हैं? इन सभी के एक समान मत होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं तो वहां पर दो तिहाई मतों से निर्णय लिया जाता है। लेकिन जब सामान्य बहुमत, सामान्य जो निर्णय होते हैं, जो सामान्य मामले होते हैं, उसमें सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। तो सामान्य बहुमत होती, जो बाकी के मामले होते हैं उसमें सामान्य बहुमत से काम चल जाता है। इसका निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होता है, इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, जबकि सुरक्षा परिषद का निर्णय बाध्यकारी होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते चलेंगे। ये वन लाइनर है, आपको यहाँ पर 2-3 लाइनों में ही सारी इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। देखिए, इसका मुख्यालय पूछ लेता है, न्यूयॉर्क शहर में है। ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। ठीक है, चलिए ये आम सभा की इंपॉर्टेंट बातों, जो पॉइंट है उन पे बात हुई। अब हम आ जाते हैं सुरक्षा परिषद पे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 होते हैं स्थायी सदस्य, जिसमें कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका आ जाते हैं और इनके पास होता है वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार। ठीक है, इनके पास वीटो अधिकार होता है। और इसमें कितने? 10 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव किसके द्वारा? आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। इनका जो सुरक्षा परिषद के 10 सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, तो इनका चुनाव कैसे होता है? ये आम सभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। ये सभी पॉइंट हैं, आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको वन लाइनर में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आम सभा के द्वारा इनका चुनाव होता है और 2 वर्षों के लिए होता है। लेकिन इसका एक बात यह है कि निर्णय जो है सभी पर बाध्यकारी होता है। ये ध्यान रखेंगे, निर्णय सभी पर जो है
बाध्यकारी होता है। सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय देगी सभी को मानना होगा उसे। आगे देखेंगे, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो हमने देख लिया दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, तभी यहाँ पर हमने अलग से ऐड ऑन किया है। चलिए आप आगे देखेंगे, आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। जो इसके सदस्य देश होते हैं उनका चुनाव 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। जबकि यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, जो ये सुरक्षा परिषद है इनका 2 वर्षों का, जो अस्थायी सदस्य होते हैं 2 वर्षों का के लिए इनका चुनाव होता है आम सभा के द्वारा। जबकि जो 5 है ये तो स्थायी है और इनके पास वीटो पावर भी होता है। यहाँ पर एक बढ़ जाता है, 3 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है और आम सभा के द्वारा ही होता है। लेकिन ये क्या होता है कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हुए कितने 54 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, संख्याएं जो सदस्यों की संख्या है वो आप पक्का ध्यान रखेंगे। 54 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं, जिसमें कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों को का प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एशिया से हो गए और उधर उत्तरी अमेरिका से हो गए, दक्षिण अफ्रीका से हो गए, इस सभी जो है इनका ध्यान रखा जाता है और उनको रखते हुए यानी कि जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां कोई ना कोई सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ऐसा होता है। और ये किन मामलों को देखती है? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों को ये देखती है। आर्थिक सामाजिक जो परिषद होती है इन मामलों को देखती है। अब हम आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें कितने 15 होते हैं। 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है। देखो 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में भी होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और यहाँ पर भी 15 न्यायाधीश होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। 9 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है। वहां पर चुनाव जो अस्थायी सदस्य हैं कितने 2 वर्षों के लिए होता है, यहाँ पर 9 वर्षों के लिए होता है। किसके द्वारा? आम सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। देखो एक बात यहाँ जान लो कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं इसमें जो सुरक्षा परिषद का बहुत बड़ा रोल होता है इनको चुनने में। तो आम सभा और सुरक्षा परिषद का नाम है, लेकिन सुरक्षा परिषद जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो फिर भी आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में जो है पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। दोनों के अगर पूर्ण बहुमत द्वारा होता है दोनों के सहयोग से। मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी आपके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सीधी सी बात आप ये समझे, सिंपल करके पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम बताएंगे कि सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन एक अकेला इकलौता ऐसा जो ये अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हो जाता है कहाँ? मुख्यालय हो जाता है हेग में। और ये हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का पूछता है वो ज्यादातर। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? हेग में हो गया। सदस्य कितने हैं? 193 इसके सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। आगे देखेंगे सचिवालय। सचिवालय पे आ जाते हैं। सचिवालय का भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टाफ है ये। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्टाफ है। जितने भी 5 अन्य जो होते हैं अंग होते हैं और जो दूसरी एजेंसीज भी कुछ होती हैं, इन सभी का ये एक स्टाफ है। इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसके नियुक्त सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। तो कितने सालों के लिए जो महासचिव होता है? 5 सालों के लिए चुना जाता है इसको, और आम सभा करती है लेकिन सुरक्षा परिषद की सलाह पर। बहुत बड़ा रोल होता है। आम सभा से का सिर्फ नाम है, यहाँ पर सुरक्षा परिषद ही जो नाम दे देती है वही आम सभा उसको घोषित कर देती है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा करती है। 193 सदस्य देश इसके हैं। मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में ही है। आगे देखेंगे न्यायिकता परिषद पे आ जाते हैं। न्यायिकता परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिकता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट कौन सी है? अंतिम जो ट्रस्ट टेरिटरी है ये पलाऊ है। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है। न्यायिकता परिषद के अंतर्गत जो अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी आती है वो कौन है? पलाऊ है। पलाऊ के बाद कोई ऐसा जो है
बचा नहीं देश जिसकी चेस्टीशिप लेनी पड़े इसको, न्यायिकता परिषद को, ठीक है। और पलाऊ जैसे ही आजाद हो जाता है तो ये परिषद का काम भी एक प्रकार से खत्म हो जाता है। तो 1 नवंबर पलाऊ के आजाद होने के साथ ही 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित हो जाती है। तो इसमें आपके पास यही है कि ये परिषद, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा बनेंगे कि अंतिम टेरिटरी कौन सी थी, तो पलाऊ थी, और इसके आजाद होने के साथ ही कब ये स्थगित कर दी गई, तो 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित कर दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इस संगठन की स्थापना कब होती है, 1957 में हुई है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है, कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए बढ़ावा देता है, जैसे ईंधन के लिए और सभी चीजों के लिए आप इसका भरपूर उपयोग करें, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए, यानी कि जैसे हथियार वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए इस जो इस्तेमाल होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। कौन, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते रहते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो, ताकि जो परमाणु संयंत्र हैं इनका सैन्य के लिए, यानी कि हथियारों के लिए और सैनिकों के इस्तेमाल में इसका काम ना आ पाए। तो सीधी सी बात यहाँ यह समझने वाली है कि जो परमाणु सुविधाएं हैं उनका शांतिपूर्ण उपयोग हो, ये एजेंसी जो है इसका ध्यान रखती है। आगे देखेंगे, इस जो एजेंसी की है इसकी स्थापना, देखो वहां पर 1957 दिया है, लेकिन कभी कभी क्या है महीना भी पूछ लेता है PGT लेवल पे जाकर के। तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। IA का मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 35 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 26 सदस्य देश ऐसे हैं जो नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है उसके सदस्य हैं। तो 35 टोटल सदस्य हैं, जिसमें कि 26 नाभिकीय आपूर्तिकर्ता के जो समूह के सदस्य हैं वही सदस्य इसमें भी जुड़े हुए हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट ये देती है, जो ये आपका ये अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यानी कि IAEA, ये महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि ये अपनी रिपोर्ट उसको भेजती है, सौंपती है कि देखिए ये जो है शांतिपूर्ण हो रहे हैं, यहाँ पर सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जो भी रिपोर्ट बनती है इसकी वो देती है। इसमें मुख्य 3 अंग है, PGT लेवल पे पूछा जा सकता है। पहला है राज्यपाल मंडल, दूसरा है सार्वजनिक सम्मेलन और तीसरा है सचिवालय। ये इसके 3 मुख्य अंग हैं, किसके, IAEA के। आगे देखेंगे, अब हम आ जाते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और इसको हम देखेंगे, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO या फिर हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से हम जानते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी संगठन की स्थापना कब होती है, ये 1995 और 1 जनवरी 1995 से ये संचालन में आ जाता है, यानी कि अस्तित्व में आता है। तो अगर डेट पूछी जाती है तो 1 जनवरी आप डालेंगे और सिर्फ सन है तो 1995 को टिक करेंगे। यह संगठन क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, यानी कि GATT शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, GATT के उत्तराधिकारी के रूप में जो है ये संगठन काम करता है, ठीक है। और अगर हम GATT की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। GATT की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी।
सीटेट में नहीं पूछा जाएगा ये सब चीज, सीटेट में सिर्फ बुक से रिलेटेड चीजें ही आएंगी। हाँ, पीजीटी टीजीटी में थोड़ा सा ऊपर जाकर के पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेट का जिक्र हो गया है तो गेट की डेट भी पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब होती है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। कौन? गेट। गेट जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। और इनके सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है? ये जुलाई 16 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये किसी भी अकॉर्डिंग हो, जुलाई जो है 2016 के अकॉर्डिंग की स्थिति हो या कोई भी हो, लेकिन आपका जो ये 164 संख्या है यही राइट आंसर माना जाएगा। अगर पूछता है कि डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं, तो डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य हैं। ये डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की बात हो रही है, 16 के अकॉर्डिंग बताया गया, लेकिन आंसर आपका यही सही होगा। और जो डब्ल्यूटीओ है यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसमें जो सभी फैसले होते हैं सभी की सहमत से लिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि अमेरिका है एंड यूरोपीय संघ है, जापान है, ये कुछ बड़ी शक्तियां हैं जो कि इस संगठन में व्यापारिक जो नियम होते हैं उनको अपने हित में मोड़ने में इस कामयाब हैं, यानी कि उनको अपने हित सधते हों जिन नियमों से ऐसे नियम बनाते हैं। और यही जो विकासशील देश हैं इनकी यही शिकायत है कि ये जो बड़ी शक्तियां हैं ये इसको अपने हित में काम करवाती हैं इस संगठन से, और इस संगठन की जो कार्यविधि है उसमें पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता की कमी है। आगे देखेंगे, देखो इसमें पर्यवेक्षक पूछेंगे, लेकिन ये पीजीटी लेवल पे ही पूछा जाएगा, तो सीटेट वाले और टीजीटी वाले परेशान नहीं होंगे। इसमें कितने हैं? 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं इसकी आज के टाइम पे। और डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गेट की स्थापना ये देखो 1948 में हुई थी, क्योंकि गेट का जिक्र वहां पर किया गया है, तो टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गेट की स्थापना कब हुई? 1948 में गेट की स्थापना हुई है। ये भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछ सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखेंगे, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातें कर रहे हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। और जो हमें लगता है कि इस बार पूछ सकते हैं, तो वो भी पॉइंट हम डाले जा रहे हैं अपनी ओर से। चलिए देखेंगे, अब हम यहाँ पर विश्व बैंक की बात करने वाले हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक है इसकी औपचारिक स्थापना होती है। तो ये डेट आप याद रखेंगे, पूछी जाती है। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई और इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं, क्योंकि ये बैंक जो है मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा जिसमें कि सड़क, शहरी विकास, बिजली, ये सब आ जाते हैं। और ये पर्यावरण सुरक्षा में आ जाएगा आपका प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और लागू करना, सुशासन में कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास, इन सभी चीजों के लिए काम करता है। और ये जो है अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि जो आसान ऋण देता है और साथ में अनुदान भी देता है। जो बहुत ज्यादा गरीब देश होते हैं उनसे अनुदान वापस, उनको जो है अनुदान, वो ऋण जो है वापस चुकाना नहीं पड़ता है, अनुदान देता है। तो जो बहुत ज्यादा गरीब देश हैं उनको ये आर्थिक सहायता करता है और बदले में उनसे जो है वापस वो ऋण नहीं लेता है, जबकि जो थोड़ा ठीक ठाक देश है उनको वो ऋण चुकाना पड़ता है। और इस अर्थ में ये संस्था जो है काफी अच्छा काम कर रही है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी करती है। तो ये कौन सा है? विश्व बैंक की बात हुई है। इसमें कुछ अगर पॉइंट देखें तो 1944 में इसकी स्थापना होती है, विकासशील देशों से संबंधित है, जो विकासशील देशों के विकास हैं उनसे ये संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो दो प्रमुख ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना होती है। कौन से? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा कौन सा? विश्व बैंक।
अगर विश्व बैंक की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन कौन सा है, तो विश्व बैंक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेट क्या है, संगठन है या साधन है, तो वो आर्थिक व्यापार के नियमों को लागू करना और व्यापार के नियमों को बनाने वाला एक साधन था, वो संगठन नहीं था। तो यहाँ पर विश्व बैंक और गेट में यही फर्क है कि वो एक साधन था, ये संगठन है। आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, इतना ध्यान रखेंगे, स्वयंसेवी संगठन है। और ये पूरे विश्व में किसके लिए काम करता है? जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, उनके लिए अभियान चलाता है और मानवाधिकार से जुड़ी हुई रिपोर्ट को तैयार करता है, उन्हें प्रकाशित करता है। और ये रिपोर्ट क्या है? सरकारों को ज्यादातर खटकती है। क्यों खटकती है? क्योंकि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये सरकारों के दुर्व्यवहार जो है उनके नागरिकों के प्रति और मानवाधिकार के विरुद्ध जो उनके व्यवहार होते हैं, उन्हीं के बारे में ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। चलिए, और ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मानवाधिकारों के अधिकारों से संबंधित जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये भी जो है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक ऐसा ही संगठन है और ये भी स्वयंसेवी संगठन है जो कि मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये कहाँ का संगठन है? अमेरिका का जो है एक मानवाधिकार संगठन है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है और इसने क्या किया है कि बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अपने अभियान चलाए और जो और अभियान चल रहे थे उसमें मदद की है। तो कौन कौन से में? बारूदी सुरंगें रोकने के लिए और जो बाल सैनिक का प्रयोग करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय के लिए इसने जो है क्या है, जो अभियान चले उनमें इसने काफी अपनी हेल्प दी है, मदद दी है। तो आज के लिए हम इतना ही लेके आएंगे। कल के कुछ जो एजेंसीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये समझ लीजिए कि ये सभी आपके लिए रामबाण हैं। यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछे जाते हैं। हर एक जो क्वेश्चन पेपर होता है उन सभी में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। यहाँ से इस जो एक ये आपका टॉपिक है, इससे तो पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक मैं पूरा अगले 1-2 दिन में खत्म कर दूंगी। तो ये सभी आप जो है नोट डाउन कर लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी पीडीएफ भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो आप उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप में ज्वाइन कर सकते हैं। पोलपाथ के नाम से है, सर्च करेंगे आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो ज्वाइन करके सारी पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, तो वो भी आप अवेल कर लेंगे। और एक बात आपसे और कहना है कि यदि आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना हम मुझे मोटिवेट करेंगे और जितना मैं मोटिवेट होंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देती रहूंगी। तो आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा जो है अच्छे से क्लास देने का या अच्छा मटेरियल निकाल करके आपको अवेल कराने का मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। साथ में जो भी आपके दोस्त हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उनको ये क्लासेस शेयर भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।